है डीडी न्यूज का ये विशेष चुनावी रथ। डीडी न्यूज का ये चुनाव रथ पहुंच गया है मध्य प्रदेश। चुनावी राज्यों की जमीनी हकीकत का सुपर शो देखिए डीडी न्यूज चुनाव रथ शाम 7:30 बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। छत्तीसगढ़ में प्रचार थम चुका है और कल पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले मतदान की तैयारी चल रही है। पहले चरण में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनके राजनीतिक भविष्य का फैसला 40,78,681 मतदाता करेंगे। पहले चरण के मतदान के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां इलाके में पहुंच चुकी हैं। जवानों के साथ साथ इस बार मतदान के दौरान ड्रोन से नजर रखी जाएगी। मिजोरम की सभी 40 सीट पर भी कल मतदान होना है। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए कुल 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चुनाव में कुल 8,56,868 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की सीटों की रैली करेंगे। जेपी नड्डा सबसे पहले जशपुर पहुंचेंगे, उसके बाद 1:30 बजे रायगढ़ का रुख करेंगे, जहां लैलूंगा में उनकी रथ यात्रा होगी। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज मध्य प्रदेश के मुंगावली में एक जनसभा को संबोधित करेंगी, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धार और इंदौर में जनसभा को संबोधित करेंगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने का आखिरी दिन है। नामांकन भरने के बाद 7 नवंबर को नामांकन भरने की पत्रों की समीक्षा की जाएगी। फिर 9 तारीख को नाम वापस लिए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के खंडवा और सिवनी की चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस लोगों को बांटकर वोट की फसल काटना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रही है कि परिवारों के बेटों को सेट किया जा सके। अपने बेटों को सेट करने के चक्कर में मध्य प्रदेश को अपसेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी कांग्रेस पर परिवारवाद, तुष्टीकरण और आदिवासी समाज की अनदेखी करने के आरोप भी लगाए। सिवनी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास की गति को सिर्फ भाजपा सरकार ही बनाए रख सकती है। पीएम मोदी ने गरीब कल्याण के लिए मौजूदा सरकार के प्रयास की सराहना की, जिन्होंने शौचालय से लेकर गैस चूल्हे तक, घर से लेकर आयुष्मान तक कुछ ऐसी योजनाएं बीते 9 साल में लागू की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस घोषणा पत्र पर एक ही परिवार का फोटो है। कांग्रेस की यही नीति रही है कि एक परिवार के नाम पर ही सड़क, गली, संस्थान का नामकरण होता आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में प्रभु श्री राम के समय से आदिवासी समाज का जिक्र है। यह आदिवासी समाज ही था जिन्होंने राजकुमार राम को परमात्मा राम बनाया था। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उसने ऐसे आदिवासी समाज की उपेक्षा आजादी के 5 दशक तक की, जिनकी सुध पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने ली और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए एक मंत्रालय का गठन किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर गरीबों का पैसा लूटने और राजनीति करने के आरोप लगाए। उन्होंने दोहराया कि गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। खंडवा की जनसभा में प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के पिछड़े जिलों को कैसे आकांक्षी जिलों में बदला गया और वहां विकास की रफ्तार को तेज किया गया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की स्थिति से भाजपा सरकारों ने ही मुक्ति दिलाई है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे मतदान के वक्त सचेत रहें। कांग्रेस का काम सिर्फ लोगों के पैसों की लूट करना है।
प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी प्रचार में लोगों के सामने विकास का रोड मैप रखा, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस की खामियां गिनाकर भाजपा सरकार को दोबारा चुनने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। प्रधानमंत्री ने चुनावी राज्य मिजोरम के लिए एक संदेश में बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए संपर्क और इंफ्रा विकास के क्षेत्र में सबसे अधिक काम हुआ है। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली अब पूर्वोत्तर के द्वार पर है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के सागर में नरियावली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को देश के गरीब जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद कल्याणकारी बताया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भोपाल में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर झूठे दावे और वादों से जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को चालू पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोटों के लिए जाति आधारित जनगणना चाहती है। राजस्थान में बड़े राजनीतिक उलटफेर के बीच बाड़ी विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रहे गिरिराज सिंह मलिंगा ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसी के साथ धौलपुर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रवि पचौरी, आम आदमी पार्टी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह बराड़ और कई अन्य नेता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। इस बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 5वीं उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 15 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बिहार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला। अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में कहा कि नीतीश ने पीएम पद के लिए भाजपा का साथ छोड़ा था, लेकिन उनकी आकांक्षा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अमित शाह ने लालू और नीतीश की जुगलबंदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तेल और पानी एक नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर जंगल राज लौटने का आरोप है। जाति आधारित गणना को गृह मंत्री ने छलावा बताया। उन्होंने नीतीश सरकार पर अति पिछड़े वर्ग के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि जाति जनगणना की रिपोर्ट में यादव और मुस्लिमों की आबादी बढ़ाकर दिखाई गई और अति पिछड़े समाज की संख्या को काफी कम दिखाया गया है। अमित शाह ने धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा कि आरजेडी और जदयू जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के समर्थन में नहीं थे, जबकि उनकी सरकार का आतंकवाद के खिलाफ हमेशा सख्त रुख रहा है। दिवाली से पहले जनता को बड़ी राहत देते हुए आज से सरकार सस्ते दाम पर भारत ब्रांड आटा बेचने की शुरुआत करने जा रही है। आटे की कीमत करीब 27 रुपये 50 पैसे प्रति किलो होगी। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। सरकार सस्ते आटे की बिक्री नैफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के सफल आउटलेट के माध्यम से 10 और 30 किलो की पैकिंग में करेगी। अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डी अन्ना प्रिस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट्स के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापेमारी के बाद की गई। इसमें ऐप के गैर कानूनी संचालन का खुलासा भी हुआ है। इस बीच केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 59
69A के तहत वेबसाइट ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया। आईपीसी और सीआरपीसी की जगह देश में नए कानून के मसौदे पर संसदीय समिति की आज बैठक है। भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को बदलने के लिए लाए गए तीनों नए विधेयकों के नए शीत सत्र में लाए जाने के आसार बढ़ गए हैं। नीति आयोग नई दिल्ली में समृद्धि के लिए समावेशी व्यापार, इस विषय पर आज एक कार्यशाला का आयोजन करेगा। G20 की बैठक के दौरान दिल्ली में की गई घोषणाओं के तहत आयोजित कार्यशाला में G20 की घोषणाओं को लेकर व्यापक जनसंपर्क बनाने और उनके क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिवसीय मुंबई दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति IIT बॉम्बे जाएंगे, जहां संस्थान में छात्रों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस भी उपस्थित रहेंगे। पहली ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की बैठक आज IIT गांधीनगर में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर और ऑस्ट्रेलिया के कौशल एवं प्रशिक्षण मंत्री ब्रैंडन ओ कॉनर संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक सूरत का अनावरण आज शाम सूरत में किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इसका अनावरण करेंगे। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार भी शामिल होंगे। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट पहले इस पर विचार करेगा कि क्या परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं के पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई लायक है या नहीं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष का दावा सुनवाई के लायक ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती। इससे पहले चीफ जस्टिस ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा था कि यह देखना होगा कि 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के दिन इस धार्मिक स्थल का स्वरूप कैसा था। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे के बदले प्रश्न पूछने के आरोपों की जांच कर रही लोकसभा की आचार समिति की अहम बैठक 7 नवंबर को होगी। इस दौरान मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार करने पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के तैनात महिलाओं की छुट्टियों को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में तैनात महिला सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं के लिए उनके अधिकारी समकक्षों के बराबर मातृत्व, बाल देखभाल और बच्चों को गोद लेने की छुट्टियों के नियमों के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नियम जारी होने के साथ सेना में सभी महिलाओं के लिए ऐसी छुट्टियों का अनुदान समान रूप से लागू होगा, चाहे वह अधिकारी हो या किसी अन्य रैंक पर। दिल्ली और NCR में प्रदूषण के खतरनाक स्तर से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। राजधानी में हवा की स्थिति बेहद गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राजधानी में ग्रैफ 4 लागू कर दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। सभी प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। RK-पुरम में AQI 466, ITO में 402, पटपटगंज में 471 और न्यू मोती बाग में 488 दर्ज किया गया है। प्रदूषण कम करने के लिए मुख्य इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई। शहर में आज सुबह धुंध की चादर देखी गई। सुबह सैर पर निकले लोग प्रदूषित हवा से परेशान नजर आए। राजस्थान के दौसा कलेक्ट्रेट सर्किल के पास रेलवे पुलिया पर एक सवारी बस अनियंत्रित होकर रेलवे ट्रैक पर गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 24 लोग घायल हुए हैं। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। हम ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं,
अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारत के स्टार्टअप यात्रा और इसके प्रभावशाली विकास पर चर्चा करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने 7 वर्षों के भीतर 1,15,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत किए हैं। 7 साल पहले 450 स्टार्टअप पंजीकृत थे। पीयूष गोयल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गरीबी से लड़ने, दूरदराज के क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करने और भविष्य के लिए कार्यबल को फिर से कुशल बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था आज $80 अरब है। केवल 9 वर्षों में यह 8 गुना बढ़ गई है। 2014 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था $10 अरब थी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत को अब दुनिया के शीर्ष 12 जैव प्रौद्योगिकी देशों में शामिल किया जा रहा है। आने वाले समय में जैव अर्थव्यवस्था लोगों की आजीविका का एक विशाल स्रोत बनेगी। भारतीय शेयर बाजारों में एफपीआई की बिकवाली का सिलसिला नवंबर में भी जारी है। एफपीआई ने नवंबर के पहले 3 कारोबारी सत्रों में भारतीय शेयर बाजारों में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की है। सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 9 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह 97,463.46 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक लाभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। देश में बिजली खपत अप्रैल-अक्टूबर 2023 में सालाना आधार पर 9.4% बढ़कर 984.39 अरब यूनिट रही है। पिछले वित्त वर्ष के पहले 7 माह में बिजली खपत 899.95 अरब यूनिट रही थी। आर्थिक गतिविधियां बढ़ने और मौसम की परिस्थितियों की वजह से बिजली का उपभोग बढ़ा है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार व्यस्त समय में अधिकतम बिजली की मांग अप्रैल-अक्टूबर 2023 में लगभग 242 गीगावाट रही, जो बीते वर्ष की समान अवधि में 215.88 गीगावाट रही थी। पीएलआई योजना की वजह से देश में टीवी, टायर, वॉलपेपर और एसी गैस कंप्रेसर जैसे गैर आवश्यक उत्पादों का आयात घट रहा है। विदेश से कुछ वस्तुओं को मंगाने पर अंकुश लगाने और अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जैसे कदमों से भी ऐसे उत्पादों का आयात घटाने में मदद मिली है। इजराइल और चरमपंथी संगठन हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच एयरलाइन एयर इंडिया ने भारत से तेल अवीव के लिए अपनी निर्धारित उड़ानें 30 नवंबर तक निलंबित कर दी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने दिवाली कार्रवाई में लगभग 148 करोड़ रुपए में मार्केटर पेट्रोलियम का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। मार्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए आईओसी की समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ने मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अंकारा पहुंचे, जहां वह तुर्की के अपने समकक्ष हकन फिदान के साथ गाजा संघर्ष पर बातचीत करेंगे। ब्लिंकन के आने से कुछ घंटे पहले ही फिलिस्तीन समर्थक रैली में शामिल सैकड़ों लोगों ने अमेरिकी सैनिकों के आवासीय परिसर वाले हवाई अड्डे पर हमला करने की कोशिश की, जहां पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बिना किसी पूर्व योजना के इराक का भी दौरा किया। उन्होंने इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के साथ चर्चा की। इस दौरान ब्लिंकन और मोहम्मद शिया अल सुदानी के बीच इजराइल हमास संघर्ष को रोकने की आवश्यकता के बारे में चर्चा हुई। खबरों के मुताबिक बगदाद में अल सुदानी के साथ ब्लिंकन की मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। एंटनी ब्लिंकन के इराक के दौरे के विरोध में बगदाद में प्रदर्शन हुए। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जिन्हें सुरक्षा बलों ने काबू किया। अमेरिका के खुफिया संगठन CIA के निदेशक विलियम बर्न्स पश्चिमी एशिया के दौरे पर इजराइल पहुंचे। विलियम बर्न्स का इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने का कार्यक्रम है।
इजराइल में अमेरिका के नए राजदूत जैक लियू ने इजराइल के राष्ट्रपति आइजक हर्जोग से मुलाकात की। इजराइल के राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात के बाद अमेरिकी राजदूत जैक लियू ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि वे कठिन समय में इजराइल पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने इजराइल को अमेरिका के समर्थन की बात दोहराई। इजराइल के राष्ट्रपति आइजक हर्जोग ने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर अराजकता, हिंसा और बुराई को हरा सकते हैं। भारी बमबारी ने गाजा को फिर एक बार दहला दिया है। दक्षिणी इजराइल से गाजा में इन आग की लपटों को देखा जा सकता है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वाफा ने बताया कि इस स्तर की बमबारी आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी। गाजा में इंटरनेट और फोन सेवाएं एक बार फिर से बंद कर दी गई हैं। संघर्ष के शुरू होने के बाद से तीसरी बार गाजा पट्टी में इंटरनेट और फोन लाइनें काट दी गई हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद होने के तुरंत बाद इजरायली सेना ने एन्क्लेव के उत्तर में गाजा सिटी और आसपास के अन्य क्षेत्रों पर तीव्र बमबारी शुरू कर दी। इजरायली सेना ने कहा कि उसने उत्तरी गाजा में अस्पतालों के नीचे और आसपास हमास की सुरंगों, कमांड सेंटरों और रॉकेट लॉन्चरों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने रविवार को लेबनान में कथित घातक हमले के बारे में कोई विवरण नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि सेना खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करती है। रूस ने एक बार फिर ओडिशा शहर में हवाई हमला किया है। ओडिशा पर रूसी हमले में 5 लोग घायल हुए हैं और एक कला संग्रहालय क्षतिग्रस्त हुआ है। आईसीसी विश्व कप में भारत ने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए दक्षिण अफ्रीका को 243 रन से हराकर लगातार 8वीं जीत हासिल की। इस जीत के साथ भारत ने शीर्ष स्थान अपने पास बनाए रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 327 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 83 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। विराट कोहली ने शतकीय पारी खेलकर इतिहास रच दिया है। कोहली ने वनडे में सबसे अधिक 49 शतक लगाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 101 रन की पारी खेली। उन्होंने 289वें मैच की 277वीं पारी में 49 शतक लगाने का कारनामा किया। आईसीसी विश्व कप में आज सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से होगा। दोनों की कोशिश मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति सुधारने की होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्लो ओवर रेट के लिए पाकिस्तान पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है। बाबर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और इसलिए इस मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। 37वें राष्ट्रीय खेलों के कोस्टल रोइंग को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खेलों में पहली बार कोस्टल रोइंग को जगह मिली है। 3 इवेंट मेन सोलो, वुमेन सोलो और मिक्स्ड डबल्स का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी के इंडियन राउंड में मणिपुर की महिला टीम ने टीम इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मणिपुर की तीरंदाज मल्लेश्वरी देवी ने 2 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अभय सिंह ने राष्ट्रीय खेलों में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीत लिया है। अभय सिंह ने फाइनल में सेंथिल कुमार को हराने में सफलता पाई। ग्रैंडमास्टर बनने के करीब पहुंची भारत की आर वैशाली ने महिला ग्रैंड प्रिक्स में पूर्व महिला विश्व चैंपियन चीन की झोंगी टेन को हराने में सफलता पाई। इसी के साथ वैशाली ने 10वें दौर के बाद एकल बढ़त बरकरार रखी है। 16 साल की उन्नति हुड्डा ने छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। उन्नति हुड्डा ने फाइनल में तस्नीम मीर को सीधे गेम में 21-18, 21-10 से हराया। पेरिस मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में भारत के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी पुरुष युगल में उपविजेता रही। बोपन्ना और मैथ्यू की जोड़ी को फाइनल में गोंजलेज और रोजर वैसलिन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। जेसिका पेगुला ने अमेरिकी ओपन की विजेता कोको गॉफ को आसानी से हराकर WTA फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई।
पेगुला ने हमवतन गौफ को 6-2, 6-1 से पराजित किया। सचिन बैसोया ने चौथे दौर में 5 अंडर 67 का शानदार कार्ड खेलकर रविवार को जीव मिल्खा सिंह आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। वह इस जीत के बाद पीजीटीआई रैंकिंग में तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। फ्लूमिनेंसे एफसी ने कोपा लिबर्टाडोरेस को खिताब जीत लिया है। फाइनल में फ्लूमिनेंसे ने बोका जूनियर्स को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से शिकस्त देने में सफलता पाई। अक्षय कुमार इस समय रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। इस पोस्टर में अक्षय दोनों हाथों में मशीन गन लेकर हेलीकॉप्टर से कूदते नजर आ रहे हैं। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ के आयोजकों ने नामांकित फिल्मों की पहली सूची जारी की। 16वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ 2024 के लिए दुनिया भर से 56 देशों से लगभग 1507 फिल्मों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। सेल्विन राज जेवियर की फिल्म कुंजिरियन कन्नप्पन के ट्रेलर को लियो के निदेशक लोकेश कनकराज ने शेयर किया। टाइगर 3 फिल्म 12 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। सलमान खान की इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन अपनी सुपरहिट फिल्म दीवानगी के सीक्वल में काम करते नजर आएंगे। अनीस बज़मी के निर्देशन में बनी वर्ष 2002 में प्रदर्शित थ्रिलर फिल्म दीवानगी में अजय देवगन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी का नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म डंकी का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ था। विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक शानदार पार्टी रखी। कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 17 से मनस्वी ममगई बाहर हो गई हैं। जनता ने सबसे कम वोटों के साथ एक हफ्ते पहले शो में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली मॉडल एक्ट्रेस मनस्वी ममगई को दिखाया बाहर का रास्ता। साथ निभाना साथिया की एक्ट्रेस अपर्णा कणेकर का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। एक्ट्रेस ने शो में जानकी बाब मोदी की भूमिका निभाई थी। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 का खिताब अबुझमाड़ मलखंब ने जीता है। शो के ग्रैंड फिनाले में करण जौहर भी मौजूद रहे। शिल्पा शेट्टी, किरण खेर और बादशाह इस शो को जज कर रहे थे और शो में अलग अलग तरह का टैलेंट दर्शकों को देखने को मिल रहा था। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।